Good afternoon. I am Pankaj Kumar Misra. Today we assemble here for our in-house training in the campus of VIPS School, Mukrera Chapra. Today my topic is on integration in school. सबसे पहले ये समझना जरूरी है, शिक्षा दो तरीके की होती है। एक नॉर्मल शिक्षा, क्लास के अंदर गए, बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा दिया। एक होता है कले के साथ, हेलो, हाउ आर यू फाइन? यस सर, आई एम फाइन। बच्चों का ध्यान जाएगा आपके आवाज पे। इसको कहते हैं आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग, सिखाने के ढंग। बच्चे क्योंकि अलग अलग परिवेश से आते हैं, सबका माइंडसेट एक ऐसा नहीं होता है, अलग अलग माइंडसेट से आते हैं। और जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को कैसे अपने तरफ मोड़ेंगे, यही आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग है, जिसको हिंदी में हम जो है कला समेकित शिक्षा कहते हैं। क्या है ये? इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे इसकी अवधारणा क्या है, कला समेकित शिक्षा क्या है, कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में अंतर क्या है। दोनों में एक मतलब नॉर्मली जो है शिक्षा देना और कला के साथ शिक्षा देना, दोनों में अंतर क्या है। सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने की कला में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है। कला एकीकरण शिक्षण सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य, कला शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध आदि टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जानने के पहले हम ये जानेंगे कि ये एक शैक्षणिक तरीका है। कला समेकित शिक्षा जो है शैक्षणिक तरीका है पढ़ाने का ढंग। जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे, उनको आप जाके लेक्चर नहीं दे सकते हैं, आपको उनको रटवाना पड़ता है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर यस पापा, नो पापा, टेलिंग लाइट नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो आपके लिए नॉर्मल पढ़ाई हुआ, ये शिक्षा हुआ। लेकिन वहां पे जाके जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइट नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। बच्चे को याद हो गया, उसके साथ कुछ एक्शन करके, तो नृत्य के द्वारा संगीत से अलग अलग प्रोजेक्ट को बनाकर हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किताब में जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, उसको समझा दिए। मॉडल के द्वारा आप इस शिक्षा को दे सकते हैं। मॉडल में जैसे ज्योग्राफी पढ़ाने अगर कोई टीचर जा रहा है, अगर चार्ट उसके सामने है, भारत का नक्शा है, वर्ल्ड का नक्शा है, ग्लोब है, तो ग्लोब क्या है बता सकता है, ग्लोब को दिखा के बता सकता है कि ये ग्लोब है। नक्शे को दिखा के ये बता सकता है कि यहाँ पे ये नदियां हैं, भारत में जो है यहाँ यहाँ ये स्टेट है, ये यूनियन टेरिटोरी है, हमारी बाउंड्री ये है, हमारे जो नेबर कंट्री ये है। बच्चे के दिमाग में ज्यादा जाएगा, वो सुनने के साथ साथ दृश्य भी देख रहा है। कला में यही आता है, सुनने के साथ साथ बच्चे देखेंगे। आप जनरली गौर किए होंगे एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, हम टीचर भी तो गार्जियन, हमारे बच्चे सीरियल को बड़ा जल्दी याद कर लेते हैं, कार्टून कैरेक्टर बहुत जल्दी उनको याद हो जाता है। चाहे वो मोटू पतलू का कैरेक्टर हो, चाहे नोबिता का कैरेक्टर हो, चाहे छोटा भीम हो। लड्डू खाता तो बच्चे लड्डू खाने का जिद करते हैं, कारण क्या है? वो कला समेकित शिक्षा एक तरह से टेलीविजन हो गया, बच्चे देखते हैं उस चीजों को और उसकी नकल को उतारते हैं। तो हम टीचर अगर क्लास के अंदर जाके किसी चीज की नकल करें, नकल के द्वारा बच्चों को बताएं, तो बच्चे जल्दी उसको कैच करेंगे, सीखेंगे। उनका लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें विकास होगा, वो काफी तेजी के साथ सीखने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी। क्योंकि क्लास में रोज का रूटीन वही है, पहली घंटी लगी, असेंबली हुआ, पहली घंटी के बाद से आखिरी घंटी तक बच्चे जो है किताब पढ़ रहे हैं, अलग अलग विषय के टीचर आ रहे हैं, उनको अलग अलग चीजें बता रहे हैं। बच्चे का दिमाग बच्चों की तरह होता है, उनका भी दिमाग पे बोझ पड़ने लगता है। उसी को अगर रोचकता ला दी जाए पढ़ाने में, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, खेल खेल में, तो वहां पे बच्चों में रुचिकर हो जाएगी। जैसे अब एक है रेन रेन गो अवे कम्स अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। मैं दो शिक्षक को बुलाना चाहूंगा, रवि सर आप आए, आप आ जाए सर माइक पकड़ने के लिए। हम एक यहाँ पे प्रयोग करके दिखाते हैं कि कैसे बच्चे उसको देखते हैं। सर आपको माइक लेके यहाँ पे सामने खड़ा, आप आइए।
हम लोगों को करना क्या है, बारिश को दर्शाना है। क्लास के अंदर हम लोग हैं, बारिश दिखाना है, तो उस पर करना क्या है, थैली पे पहले 1 फिंगर, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर, और फिर उसको बैक करना है 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। ओके, और इधर सर रेडी बोलेंगे तो रेडी में आप उंगली पे बजाना शुरू कीजिएगा, यहाँ पे माइक के पास। हाँ बजाइए तेजी के साथ। रेडी। ये बारिश का पहला 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, तेजी के साथ बारिश हो रही है, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर, फिर 1 फिंगर, और बारिश खत्म। बच्चे देखेंगे कि बारिश शुरू हुई बहुत धीरे धीरे और तेज हुई, और फिर तेजी के साथ, थैंक यू सर, रवि सर थैंक यू, राजन सर थैंक यू, और फिर बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। यही कला है। क्लास में जाके टीचर्स बच्चों को इस तरीके से अगर बताते हैं बारिश के बारे में, तो बच्चे के दिमाग में जल्दी, वो घर पे जाके हम लोग देखते हैं छोटे क्लास के बच्चे नर्सरी वगैरह कविता करके जाते हैं, और घर पे जाके कहते हैं कि मैडम ने आज डांस करके हमको सिखाया, डांस कर करके कविता कराई, एक्शन कर करके कविता कराई। हाँ, बारिश में गाना गा के भी हो सकता है सर, बिल्कुल। कहा जाता है कि बच्चों को नेचर के साथ जोड़िए, उनको बाहर ले जाके पढ़ाइए। बिल्कुल, अगर उनको हाथी के बारे में बताना है तो सिंपल सर प्लीज कम। अगर हाथी के बारे में बताना है तो हाथी को बताने के लिए केवल हाथी कह देने से नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, उनको इस तरीके से सुर बना के दिखाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा हाथी है। हाथी का रूप उनको दिखाना होगा, या चित्र अगर है तो चित्र के द्वारा आप दिखा सकते हैं। बच्चों में इंटरेस्ट इसी तरह जगता है। गाने के माध्यम से हम आगे देखेंगे कैसे इसको देखेंगे। कला अन्य विषयों के साथ साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं, जैसे दृश्य कला, किसी चीज को दिखा के पढ़ाना, प्रदर्शन कला, प्रदर्शित करके, जैसे ही बारिश को हम लोगों ने प्रदर्शित किया, ये प्रदर्शन कला हो गया, प्रदर्शित करके हमने दिखाया बच्चों को। साहित्य कला, और साहित्य कला, साहित्य के माध्यम से बच्चों को साहित्यिक भाषा में, जो बच्चे सीनियर क्लास के हैं, बड़े क्लास के, जो साहित्य को समझ सकते हैं, काफी उनकी भावनाएं जो डीप जा सकती हैं, उनको बता सकते हैं। और प्लस शिक्षण अधिगम, शिक्षण में जो जो चीज जरूरी है उनको करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनकर शिक्षक को रोचक और मजेदार बनाती है। तो यहाँ पे टीचर भी सीखता है, वो सिखाता ही नहीं, सीखता भी है, क्योंकि हर रोज क्लास में जाने के बाद हर रोज एक नया वातावरण मिलता है। आप देखेंगे कि 10 बच्चे कल बहुत खुश थे, आज 10 बच्चे उदास है, दूसरे 10-20 बच्चे खुश हैं, आज उनमें ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो वहां पे टीचर को तय करना पड़ता है कि वो क्लास के स्टार्टिंग कैसे करे। हम जाते हैं क्लास के अंदर शुरू हो जाए, कौन सा पढ़ना है, लेसन निकालो, ये वो नहीं। भूमिका बहुत जरूरी है, भूमिका जरूरी है। क्लास के अंदर जाते ही बच्चों से फेस टू फेस होना, आई टू आई कांटेक्ट करके उनसे बातें करना जरूरी होता है। बच्चों क्या हालचाल लेके तब उनको बात बनाते बनाते विषय वस्तु की तरफ मोड़ना भी एक कला है। आप जाते जाते पढ़ा नहीं सकते। गए और दीजिए शुरू कर दिए कि टुडे वी लर्न फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले अगर हम उनसे बातचीत करें और रेवोल्यूशन क्या है, आखिर क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 9th में, क्या जरूरत पड़ी सीबीएसई बोर्ड को आपको क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाने की। ठीक है, तो बच्चों को समझाएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों ने डेमोक्रेसी के नाम को जाना था। डेमोक्रेसी पूर्णतः क्या है ये नहीं जाना था लोगों में, ये डेमोक्रेसी कोई चीज होती है वो लोगों ने नहीं जाना था। उसके बाद से रशियन रेवोल्यूशन हुआ और तब लोगों ने जाना कि डेमोक्रेसी भी कोई चीज होती है। तो ये एक आधार बना, बच्चों में रोचकता जगेगा, करे लोगों में कैसे लोग जो हैं पहले डेमोक्रेसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोग ने नाम जाना था, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये भी एक कला है, समेकित कला का एक, शिक्षण कला का भी एक कला है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तुओं को सीखने सिखाने के लिए कला के साथ जोड़ देना ही कला का समेकित शिक्षा है। अब पढ़ाते पढ़ाते आप उसको कला के साथ जोड़ दीजिए, तो वहां पे जोड़ने के लिए कभी कभी क्या होता है, मैंने एक हिंदी के सर को देखा था कि जब क्लास में नाटक वगैरह करवाना होता था या पाठ पुस्तक नाटक है, वो खुद नहीं पढ़ाते थे, 4 बच्चों को खड़ा कर देते थे और चारों बच्चों आपस में नाटक कर रहे हैं, बच्चों में रोचकता हो जाता था। या फिर कोई कविता उसको लय के साथ,
लय के साथ उसको करवाने से क्या होता है कि बच्चों में संगीत के माध्यम से एक होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गा के उसको सीखते हैं। बच्चों में अगर मोरलिटी को लाना है तो बहुत सारे गाने हैं जो बच्चों में मोरल भावना पैदा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बच्चों में मोरलिटी आ गई, आप उसको बताएंगे कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान, जो ईश्वर जो है शक्तिशाली होते हुए हमारे बंधु है, माता पिता नहीं समझ आए। गाने के रूप में अगर उसको अगर हम क्लास में बच्चों से दोहरा दें तो बच्चे जो है उसको बहुत जल्दी आत्मसात करेंगे, ये भी एक कला है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा अध्यापकों और बच्चों दोनों के लिए प्रद होता है। अध्यापक को क्या लाभ हो सकता है, कोई बताएगा? कला समेकित शिक्षा में अध्यापक को क्या लाभ होगा? बच्चों को तो लाभ हो रहा है, एनीबॉडी? हाँ सर, रवि सर बोले। सर वो म्यूजिक के माध्यम से हमारे डेली लाइफ में अगर किस प्रकार का आपको बाहरी जो दुनिया में है, जो क्लास के आउट आप कभी अपना दिमाग में आ रहा है किसी बात से स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं आएगा। और जो बच्चों को पढ़ा है आप और काफी तरह से इन्वॉल्व होकर ईमानदारी पूर्वक हम उसको उस टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल सर। दूसरा चीज देखो, एक चीज ये भी होगा कि आपके अंदर के गुण का विकास होगा। आपके अंदर जो है घर के बच्चों के सामने आता है, बच्चों का जुड़ाव आपके साथ होता है आपकी कला को देख के। आजकल के बच्चे वैसे टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं जो ज्यादा कलात्मक ढंग से बच्चों को पढ़ाए, टेक्निकल। उसमें सर इमोशनल डेवलपमेंट जो हाँ उसका भी डेवलपमेंट बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास होगा। हमारे निखिल सर करते हैं, सारे बच्चे इनसे जुड़ जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जाते हैं क्लास में, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट होता है कि बच्चे कुछ टीचर को पसंद करते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है कि वो क्या करते हैं कि आपको कलात्मक शिक्षा देते हैं कला के साथ। इससे बच्चों में कई तरह के कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। इनमें कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनकी अमूर्त अवधारणाओं को हम समझा सकते हैं। बच्चों को कला के माध्यम से समझाया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा को विभिन्न विषयों के से जोड़कर उनके विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। अब विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पाठ विषय के अलग अलग विषय वस्तु होते हैं। अब पर्यावरण के बारे में बताना है तो एक टीचर जाके केवल किताब पढ़ के और बता दे पर्यावरण के बारे में। सीबीएसई बोर्ड का नियमावली तो ये कहता है कि बच्चों को लेके बाहर निकल जाए, उनको बाहर ले जाए और तब बाहर फील्ड में पढ़ाएं, उनको पर्यावरण को दिखाते हुए, पेड़ पौधों को दिखाते हुए। नदी के बारे में बताया तो नदी के किनारे लेके चले जाएं, क्यों नदी के बहते हुए पानी को नहीं देखे, उससे निकलते हुए संगीत को वो आंखें बंद करके सुने तो ज्यादा आत्मसात करेंगे उस शिक्षा को, ठीक है। इस तरीके से सिखाना समग्र आनंददायक और अनुभवात्मक हो जाता है। अनुभव भी होता है बच्चों को, कहीं बच्चे जाते हैं तो अनुभव करते हैं, अच्छे बुरों का ज्ञान होता है, उनमें आनंद हुआ, आपस में डिस्कशन हुआ, घूम फिर लिए तो उनको वो अनुभव हमेशा जिंदगी भर याद आता है। नदी किनारे गए थे तो एक मेढक को उन्होंने उछलते हुए देखा, नदी में उन्होंने मछलियां देखी, तो बताना आपको नहीं कि नदियों के अंदर मछलियां होती हैं और तालाब के किनारे ये पेड़ पौधे उगते हैं और मेढक पाए जाते हैं, या फिर ये चिड़िया जो है तालाब किनारे आती हैं। कला समेकित शिक्षा कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। कला जो है एक भाषा, चाहे वो संगीत के माध्यम से करें, अपने भावाकृति के द्वारा करें और जिस रूप में करें। कला के बारे में हम जानेंगे किसका उद्भव कब हुआ था, इसके जनक कौन थे, पिता कौन थे, इसके सबसे पहले किसने कला को लाया वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कला किसके द्वारा आया था, इस चीज को हम लोग जानेंगे। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य रूप जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्ति कला, पेंटिंग के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, मूर्ति कला के द्वारा जान सकते हैं। यह प्रदर्शन रूप नृत्य, संगीत, रंगमंच तथा जादू के प्रदर्शन भी हो सकता है। आप जादू दिखा के भी बच्चों को अपने तरफ मोड़ सकते हैं। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इससे विशेष रूप से अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। मतलब वैसी अवधारणा जो अभी उभर के सामने नहीं आई है, वैसी चीजें जो बच्चे अभी नहीं जान रहे हैं वो जानेंगे आपके इस गुण से। कला समेकित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के विषय वस्तु को तार्किक, विद्यार्थी केंद्रित और पूर्ण तरीकों से जोड़ने
में साधन प्रदान करता है। तार्किक तर्क देता है बच्चा। अगर आप उसको आप लेके चले जाते हैं पर्यावरण, अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं, उसको अगर लाके मैप सामने रख दिए तो बच्चे के सामने वो दृश्य है, मैप में कौन सा चीज कहाँ है, ग्लोब उसके सामने है, तो तर्क करेगा आपसे देख के, पूछिएगा सर ये जगह कहाँ है, उसको याद हो जाएगा कि ये जगह यहाँ है। कुछ मुख्य मुद्दे हम लोग देखेंगे कि कला इसकी उपयोगिता क्या है, कला सांकेतिक शिक्षा का जो है उपयोगिता क्या है। इसमें हम कला के को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं। कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बना लेते हैं, मतलब कला को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, कथा कहानी करके। अब जैसे बहुत सारी कहानियां ऐसे छोटे छोटे हम टीचर को तो याद रखनी चाहिए कि जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उससे जुड़ी कहानियां, बहुत सारी कहानियां याद रहना चाहिए। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो कहानी बीच में सुना दें, बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा देर के लिए उनको हंसा दें। लगातार 40 मिनट किसी बच्चे को बैठा के भाषण सुनाना संभव नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा देना संभव नहीं है। 40 मिनट से ज्यादा का क्लास बच्चे झेल नहीं पाते हैं। और मान लीजिएगा आपका पीरियड 5th और 6th पीरियड में है, तो उसमें तो बच्चे एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ड्रेड हो चुके होते हैं, उनका मानसिक मन थक गया होता है, उनकी इच्छा नहीं होती पढ़ने की, बिल्कुल, क्योंकि वही उनके क्रम में लगा हुआ है, टीचर आए पढ़ाए गए, टीचर आए गए पढ़ाए गए, टीचर आए गए पढ़ाए गए, लिखना है, बस सुनना है टीचर को। तो वहां पे अगर बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चों से करवा के, कोई जरूरी नहीं कि टीचर उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चों से ही उस चीज को करवाया जा सकता है लाके, तो उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। और बच्चों के अंदर क्या गुण है ये टीचर को मालूम चलेगा, बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस कला से आपको मालूम चलेगा कि बच्चे जाना कहां चाहते हैं, उसको उसी हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं। कला सांकेतिक शिक्षा में कला को क्या कहा जाता है? विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को सीखने सिखाने के लिए कला के साथ जोड़ देना ही कला सांकेतिक शिक्षा है। कला के माध्यम से विभिन्न विषयों के अमूर्त अवधारणा को बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम समझा सकते हैं। ठीक है, कला का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर कला है तो उसका उद्देश्य क्या है? कला का संबंध सृजनात्मकता और सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। सृजन करना मतलब निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना ही आपको कला है। हम कला के रूप में किसी चीज को, हम बच्चों का निर्माण करते हैं, भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है, देश का भविष्य बच्चों के भविष्य पे टिका रहता है। हम बच्चों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, उनको कला के साथ जोड़ के अगर उनका सृजन करेंगे तो उनको कभी भी वो चीज भूलेगी नहीं, हमेशा याद रहेगी। कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, यानी जो आनंद प्रदान करती हो। कला का अर्थ ही होता है सुंदर, जिसको देखने से आनंद प्राप्त हो। यानी कि अगर कला के साथ अगर शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों को आनंद आता है। सुंदर इसका अर्थ ही होता है आनंद प्रदान करने वाला, अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती है वही कला है। कला से तात्पर्य रेखाकृति, रंग, ताल तथा शब्द जैसे रेखा चित्र, रंजन कला, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत, कविता एवं साहित्य के रूप में मग्न मानव की प्रवृत्तियों का बाहरी अभिव्यक्ति है। तो मानव का दो रूप होता है व्यक्ति का, तो बाहरी कला के रूप में वो जो सामने लाते हैं वो उसका बाहरी आवृत्ति। कोई अगर बच्चा डांस कर रहा है या गाना गा रहा है तो उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है, आप उसको देख रहे हैं बाहर से, वो बच्चा डांस भी कर सकता है, गाना भी गा सकता है, तर्क कर सकता है किसी विषय पे। कला का हमारे जीवन में महत्व क्या है? कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। मतलब हर राग देश को अलग करके वो एक व्यापकता लाती है, क्योंकि कला के साथ जो व्यक्ति जुड़ गया उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, उसका एक अलग संसार होता है, उसकी एक अपनी दुनिया होती है। ठीक है, उस चीज से जुड़ने के बाद आप किसी ना किसी, आप हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा हुआ है, उस गुण को उकेर लेना। कला सांकेतिक शिक्षा से ये भी फायदा होता है बच्चों के अंदर के गुण को उभारना, बच्चों में हौसला बनाता है कि बहुत सारे लोग अपने अंदर छिपे हुए गुण को नहीं पहचान पाते हैं। हम सब जीते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है ये नहीं उभार पाते हैं। कारण क्या है कि हम उभारना चाहते ही नहीं, हम डरते हैं किसी चीज को उभारने से, हम उस चीज को करने से डरते हैं। कोई काम आ गया तो हम डरते हैं, ये हमसे होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना है। मेरा अपना एक सिद्धांत है कि उस चीज पे हाथ लगा दीजिए, होना है तो हो ही जाएगा। गलती होने के साथ ही आदमी सीखता है। शुरू में हर कोई, हम लोग भी बचपन में बहुत गलती किए होंगे। आज टीचर जब नया ज्वाइन किए होंगे तो बहुत सारी गलतियां हम लोग से हुई, थोड़े ना कोई एक बार में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। टीचर तो जिंदगी भर सीखता है। बच्चों को सिखाते हैं हम लोग नहीं, हम लोग खुद सीखते हैं। मेरा अपना मानना है कि बच्चे हमसे नहीं सीखते हैं,
बच्चे हमको सिखाते हैं, कला के रूप में वो जिस रूप में सिखाएं। कला के कार्य क्या हैं? शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। कला के 3 कार्य हैं, सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तिगत। कला की उत्पत्ति अफ्रीका। माना जाता है कि कला की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, क्योंकि पहला मानव जो था अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे वहां से पूरे संसार में फैला। ठीक है। कलात्मक व्यवहार का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण मानव समाज की सजावट है। तो मानव समाज पहले क्या करता था कि गुफाओं में रहता था और क्या करता था, गुफा को सजाता था। वो जो भी शिकार करता था, चाहे जो भी उसको अगल बगल की रंगीन पत्थर वगैरह मिलते थे। आज बहुत सारे पक्षी भी जो है अपने घोंसले को रंगीन पत्थरों से सजाते हैं अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए ब्रीडिंग सीजन में। तो मानव ने सजाना सीखा गुफाओं को, पहले पत्थरों से, लकड़ियों से, रंग बिरंगी वस्तुओं से जो भी उनके आसपास मिलती थी, वो भी एक कला का प्रदर्शन है। कला के जनक जो है भगवान शिव को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में कला के जनक जो है भगवान शिव हैं। कला के प्रथम पिता जॉर्जियो वासरी को माना जाता है। इनके कला के प्रथम पिता जो थे जॉर्जियो वासरी, जो थे कला के प्रथम पिता के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक कला के जनक राजा रवि वर्मा। आधुनिक कला के जो जनक थे राजा रवि वर्मा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो सत्य है और जो सुंदर है वही कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो महान कवि हुए हमारे देश के, उनके हिसाब से जो सत्य है और सुंदर है वही कला है। अरस्तु के अनुसार कला हमारी प्रकृति के सुंदर अनुभवों का अनुकरण है। कला क्या है? हमारी प्रकृति के सुंदर अनुभवों का अनुकरण है। प्रकृति में जो हम अनुभव करते हैं उसका अनुकरण हम करते हैं। अनुकरण करना मतलब उस चीज को दोहराना, उस चीज का पीछा करना, उस चीज को बार बार करना। प्लेटो के अनुसार कलावती के अनुकृत की अनुकृति है। कला जो है वो तुमको कलावती के अनुकृत की अनुकृति है, मतलब किसी के किए हुए कार्य के पीछे कार्य करना, उसी का रूप है। कला 2 होते हैं, देखने योग और सुनने योग। कला 2 तरीके से, या तो आदमी सुन के किसी चीज को देखता है तो सुनने योग में गायब हो जाएगा, रेडियो पे कोई चीज सुन रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और देखने के हो गया आपको सिनेमा हो गया, टेलीविजन हो गया, वहां पे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अभी बारिश के ऊपर हम लोगों ने जो है एक उदाहरण देखा कि बारिश के द्वारा कैसे बच्चों को हम प्रेरित कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि कला सांकेतिक शिक्षा अनुभवात्मक अध्ययन का शैक्षणिक तरीका। कला सांकेतिक शिक्षा का अवधारणा से तात्पर्य अन्य विषयों के साथ कला के एकीकरण करने से है। मतलब एकीकरण का मतलब होता है एक में मिला देने से। सारे विषयों को अगर एक में मिला दिया जाए, अगर आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां पे आप कोई जरूरी नहीं, साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको भूगोल से और इतिहास से संबंधित चीजें उसको जोड़ा जा सकता है। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको साइंस के साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज एक दूसरे से। कोई जरूरी नहीं कि अगर हम लोग बायो पढ़ाते हैं तो उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है अवधारणा नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में भी आता है, कोरिलेशनशिप है सर। बायो में हम लोग जाते हैं सर तो उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ाना है आपको, फिजिक्स का भी कुछ हिस्सा पढ़ाना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, सारे जॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, क्या है फिजिक्स में। केमिकल जितने हमारे यहाँ अंदर हार्मोन वगैरह सब क्या केमिकल है, सारे मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर है, उनके बारे में जानना है, क्लास में है। तो इसको जोड़ना, कला जो है अलग अलग विषयों को जोड़ता है आपस में। आप विषयों को जोड़ सकते हैं कला के माध्यम से। कला का एक अन्य विषयों के साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य कला शिक्षण अधिगम, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाकर शिक्षण को रोचक और मजेदार बनाती है। ये क्या करती है कि सारी चीजों को मिला के इसको रोचक और मजेदार बनाने का काम करती है। इसका मतलब पाठ्यक्रम को भी कला समेकित बनाए जाने से भी इसमें कला कक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। तो छोटे छोटे क्लास में तो नर्सरी एलकेजी में बच्चों को कविता कराया जाता है, लेकिन सीनियर क्लास का क्या 2, 3, 4, 5, 6 से देखते हैं कि हम लोग केवल पढ़ाते हैं और बच्चों को जो है सिर्फ पढ़ाते हैं, कला के साथ उसको जोड़ते नहीं। तो सीनियर क्लास के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कला के माध्यम से जोड़ी जा सकती है, उनको उदाहरण दे के समझाया जा सकता है, प्रदर्शित करके किसी भी चीज को अपने या फिर बच्चों से करवा के उसको ज्यादा अच्छे तरीके से उनके दिमाग में डाला जा सकता है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इससे विशेष रूप से अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला संबंधित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को तार्किक, विद्यार्थी केंद्रित और पूर्ण तरीके से जोड़ने का काम किया जाता है। तो वैसी कला जो विद्यार्थी केंद्रित हो, जिसमें विद्यार्थियों को रुचि और प्लस उनको कुछ ज्ञान हासिल हो,
ऐसा नहीं कि कला में कुछ ऐसी कला जिससे विद्यार्थियों को कुछ हासिल नहीं हो, विद्यार्थियों को उसमें कुछ लाभ भी हो, उससे जोड़ा जा सकता है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इससे विशेष रूप से अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कला समेकित शिक्षा। क्या है ये हम जाने, कला के द्वारा बच्चों को जोड़ना, क्या अंतर है दोनों के बीच में। कला समेकित, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन का मतलब और आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब, आर्ट मतलब क्या हो गया, बच्चे जो है तो संगीत सीख रहे हैं वो आर्ट हो गया, नृत्य हो गया आर्ट हो गया, पेंटिंग बना रहे हैं आर्ट हो गया, मूर्ति बना रहे हो आर्ट हो गया। लेकिन आर्ट के साथ उनको कुछ शिक्षा मिले, वो कुछ सीखे, अपने जीवन के बारे में या फिर किसी विषय वस्तु के बारे में बहुत आनंदित रूप से, वो आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन होगा। कला वो शिक्षा, कला शिक्षा वो प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पे संवेदी भाव का मतलब क्या हुआ, संवेदी मतलब अंदर जो संवेदना है, हर व्यक्ति के अंदर संवेदना है, सेंटिमेंट्स भरा हुआ है। 33 प्रकार के सेंटिमेंट्स हमारे शरीर में हैं जो समय समय पे उभर के सामने आते हैं। उभर के सामने आने का मतलब क्या है कि पाठ में अगर कोई दृश्य चल रहा हो, नाटक चल रहा हो और उसमें बहुत सारे बच्चों को राजा बना के, दरबारी बना के अलग अलग तरीके के भाव को उत्पन्न करना, फिल्म स्टार यही करते हैं। जो वो जाते हैं सीखते हैं तो उनका क्या है, वो व्यक्ति एक ही रहता है लेकिन उसका हर दृश्य में रूप बदल जाता है। कभी क्रोध के रूप में होता है, कभी खुश दिखता है, तो कभी हंसी और ठाके, कभी जोकर के रूप में, कभी हंसोरा के रूप में वो सामने आता है। तो इस चीज को आगे बढ़ाना, भाव को बढ़ावा देती है, या उन अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है। अब यहाँ पे आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उसके लिए आपको एक मंच चाहिए, आपको उस काम को करने के लिए सामान चाहिए। एक जादूगर जादू तब तक नहीं दिखा सकता है जब तक पास उसके जादू करने का सामान नहीं है, उसको ट्रिक नहीं आती है, तो ट्रिक उसका कला हो गया। और उसके साथ उसके ट्रिक को करने के लिए जो सामान है उसका वो जो है उससे में सहायक सामग्री हो गई उसकी। तो जादूगर जो है सफलतापूर्वक अपने कला का प्रदर्शन इसलिए कर लेता है क्योंकि उसका वो साधन है। तो किसी भी काम को करने के लिए उस साधन का होना जरूरी है। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति जिसे हम बोलकर नहीं समझा सकते और बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बहुत सारी चीजें जो हम समझा नहीं सकते सामने वाले को, वो अंदर इनबिल्ट है, पहले से दबा हुआ है, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। वो तभी कब आएगा जब आप उसको कला के रूप में उसको अपने तरफ बाहर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग या प्रदर्शन के रूप में। बहुत सारे पेंटर हुए, रोशियो जो थे पहला कल्पना किए थे राष्ट्र का। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग ने पढ़ा कि राष्ट्र की कल्पना उन्होंने की थी मातृ शक्ति के रूप में की थी। एंजल जो है ऊपर भगवान वगैरह जो है देख रहे हैं, नीचे सारे स्टेट के लोग जो है नीचे से होमेज प्रदान करते हुए जा रहे हैं, सर झुकाते हुए जा रहे हैं। तो एक कल्पना थी उसकी। उस समय तक कोई नेशन स्टेट नहीं था, सारे जो थे आपको रीजनल स्टेट थे, कोई नेशन नहीं था, राष्ट्र नहीं था। तो उस चीज को उसने कल्पना करके उकेरा, उसके दिल में जो था राष्ट्र की भावना जो थी वो किसी से कह नहीं सकता था, अभिव्यक्त नहीं कर सकता था, उसको बोल के नहीं बता सकता था। उसने पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बता दिया कि आने वाले मेरी इच्छा यह है कि हमारा जो है यूरोप में नेशन स्टेट ऐसा हो, चाहे जर्मनी हो, पोलैंड हो, इंग्लैंड हो, यूएसए हो, यूके हो, सब छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में बटे हुए थे। तो वो चीज था, उसने कला के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। कला समेकित शिक्षा में कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम किया जाता है। विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय वस्तु की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगा सकता है। अब विषय में क्या डालना है, अलग अलग कला, हर विषय में हर कला सूट नहीं करेगी। बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उसको गा के, उसको डांस करा के आप करा सकते हैं। बच्चों को जो है मॉडल दिखा के पहाड़ा याद करवा सकते हैं। सामने मॉडल रख दिए, बच्चे 1 2 3 कर रहे हैं, चाहे आपको 2 का 2 2 दूनी 4 हिंदी में, या फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बच्चे रट रहे हैं, रटा रटा के गाने के रूप में डांस कर करके छोटे बच्चे सीख लेते हैं। कला समेकित कक्षाएं सीखने के ऐसे अनुभव प्रदान करती है जिससे सीखने वाले के मन और शरीर उससे जुड़ जाता है। मतलब बच्चे उस पर रम जाते हैं, बच्चों के अंदर जो है इनबिल्ट हो जाता है वो सारी चीजें, बच्चे उसमें डूब के
उन चीजों को समझने लगते हैं, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ये सारी चीजें छा जाती हैं कि वो चीज उनको हमेशा याद रहता है। इस तरह कलाएं बच्चों को कई तरह के कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इसमें फायदा क्या होता है कि बच्चे अपने कौशल को, अपनी क्षमताओं को उकेल के सामने लाते हैं। बच्चे जो हैं सारी चीजों को बताने का काम कर सकते हैं, लोगों को दिखाने का काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने लिखने में उनको मन नहीं लगता है। हम कह देते हैं सिंपल कि वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण होता है। उसको किसी को खेल में मजा आता है, तो किसी को गाने में मजा आता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है। अपने स्कूल में क्लास 9th भी सर काजल पढ़ने में उतना नहीं, लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती है वो लड़की। पेंटिंग उसका सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है पूरे स्कूल में। तो ये उसकी एक कला है जिसको उसने बिल्ड करने की जरूरत है। अगर उसको प्रोत्साहन मिले समाज के से, टीचर से, गार्जियन से, वो पेंटिंग लाइन में बहुत अच्छा आगे नाम कमा सकती है। तो कला जो है आपको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से फायदा ये होता है कि बच्चे के अंदर क्या इनबिल्ट है, बच्चे के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, वो बाहर के सामने ला सकते हैं। बच्चों को सामने ला के उसको प्रोत्साहित करके उनको उस रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई में कोई बच्चा IAS अफसर और कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बने। वो कला के माध्यम से बहुत सारी चीजें वो कर सकता है जो उसके जीवन में उसको आनंद देगा, क्योंकि उसको उसमें मन लग रहा है। उसको आनंद भी देगा, उसको आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। कला सीखने की प्रक्रिया को समग्र अनुभव बनाने की कला की क्या भूमिका हो सकती है। कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए विद्यार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। जब कोई बच्चा कला से जुड़ जाता है, कोई व्यक्ति कला से जुड़ जाता है, तो उसके अलग अलग चरण हैं। मान लीजिए कि हम नृत्य सीखने जाते हैं या गाना सीखने जाते हैं, तो उसका बेस पहले सीखते हैं। एक दिन में सब चीज तो आता नहीं है, तो अलग अलग चरण से गुजरते हैं, अनुभव लेते हैं। अनुभव लेते हैं, उसको ब्रशअप करते हैं, ब्रशअप करते करते उसमें पारंगत हासिल करते हैं। जैसे कि अवलोकन करना, कला के माध्यम से अगर किसी, जैसे सिंपल कोई फिल्मी स्टार जो है, हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो बच्चे यहाँ अवलोकन करते हैं, पहले बहुत गौर से निरीक्षण करते हैं उसका, फिर विचार करते हैं उस पे कि उसने ऐसा एक्टिंग किया तो क्यों किया। विचार भी करते हैं वो दृश्य क्या था, दृश्य का मान क्या था, एक्टर जो अच्छा एक्टिंग किया नहीं किया, यहाँ पे और क्या जुड़ सकता था एक्टिंग में, या फिर गाने में क्या अच्छा हो सकता था। विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। फिर बच्चा अपने आप को वहां पे अपने आप को रख के कल्पना करता है कि मैं भी छोटा भीम हूँ, है ना। बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव, नोबिता हूँ, मैं जादू करके कल्पना करते हैं। तो बच्चों की कल्पना शक्ति भी वहां पे विकास हो रही है। बच्चे कल्पना करना शुरू कर देते हैं। कल्पना के माध्यम से वो सारी चीजें वो सीखते हैं। खोज करना, फिर वो खोजते हैं, खोज करते हैं। वो अपने आपस में मिलके वो छोटा भीम का प्ले करेंगे, नोबिता का प्ले करेंगे, जादू की घंटी घुमाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो एक कल्पना के साथ साथ खोज करते हैं उस चीज को प्रयोग करना, फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। खोज करते हैं कि सारी चीजें कहां से मिलेगी, फिर प्रयोग में लाते हैं। तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, फिर तर्क लगाते हैं अपना, और तर्क लगा के निर्णय पे, अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं। सृजन करना, फिर उसका निर्माण करते हैं, फिर उसको व्यक्त करते हैं। तो एक छोटा बच्चा अगर किसी चीज को आपको देखा, जनरली हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे जो उनको ध्यान नहीं होता है, छोटे बच्चे कुछ भी बोल के निकल जाए, बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चे ज्यादा गौर से सुनते हैं, वो घर पे जाके बताते हैं क्या मैडम ये आपस में ये बात कर रही थी, सर लोग ये बात कर रहा था, सुन के सब घर पे बताएगा मम्मी को जाके। तो बहुत निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, बुद्धि से उसको सोचता है, तर्क करता है। क्योंकि हर बच्चे के लिए टीचर ही उसका हीरो हीरोइन होता है पहला से, मदर फादर के बाद। स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके लिए हीरो हीरोइन उसका टीचर ही होता है। वो अपने टीचर को बहुत ही गौर से निरीक्षण करता है। आपके एक एक एक्टिविटीज पे उसकी नजर है। आप चलते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आप बोलते कैसे हो, किसी चीज को बताते कैसे हो, और वो घर पे उस चीज को करने की कोशिश करता है। वो चाहे सीनियर क्लास का भी बच्चा क्यों नहीं हो सकता, वो करता है। आपके हेयर स्टाइल को देख के उस तरह से बनना चाहता है, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को देख के उस तरह से बनना चाहता है। तो कल्पना भी करता है कि मैं भी जो है इस तरह का ड्रेस पहनूं, फिर उस चीज को प्राप्त करने के लिए खोज करता है, निर्णय करता है, फिर उसको व्यक्त करता है सृजन करके हमारे सामने। फिर वो उसी रूप में जब सामने आता तो आश्चर्य होता है कि एकदम बिल्कुल ठीक उसी तरह का व्यवहार कर रहा है। इन चरणों के लिए इन 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक,
संज्ञान मतलब होता है बुद्धि, कितना संज्ञान, किसी चीज पे कितना आपकी बुद्धि खुल रही है, किसी चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। मनोप्रेरणा, किसी आपकी अंदर की प्रेरणा। बाहर के लोग तो आपको प्रेरणा देते ही हैं, आपको प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन बाहर के प्रेरणा से कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, तब तक आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। तो दूसरा मनोप्रेरणा, और प्लस भावात्मक, भाव उसमें जुड़ा रहना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए अगर भाव जुड़ा हुआ है, उस काम को आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। यह स्वरूप में प्रयोगात्मक है और प्रत्येक शिक्षार्थी का समग्र विकास करने में मदद करती है। इस तरह के अनुभवात्मक शिक्षण की वजह से ही इनके द्वारा अन्य विषयों को में बेहतर ढंग से शिक्षण दिया जा सकता है। और कह रहा है कि अगर शिक्षण में इस तरीके के समावेश को कर दिया जाए तो शिक्षण देने का तरीका हमारा बदल जाएगा, हम अच्छे ढंग से शिक्षण दे कर सकते हैं। कला इसमें एक तरह के आधार का काम करती है। कला जो है इसमें एक तरह के आधार का काम करती है। कला एकीकरण शिक्षण सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है, इसको आप जानेंगे। कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक पर असर डालती है। तीनों पे आपको भाव पे, मन को प्रेरित करती है, प्लस संज्ञान उसके प्रति सचेत करती है हमको। जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। योग्यता आधारित शिक्षण मतलब जो बच्चा जिस योग है, क्योंकि हायर क्लास के बच्चों को छोटे बच्चों वाला शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, सीनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होगा। प्लस उसका जो प्रतिफल है, मतलब जो सिखा रहे हैं उसका जो आउटकम निकल के आया, उस चीज को कला जो है प्रेरित करती है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। कला समेकित अभिगम को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? अब हम देखेंगे कि आज इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है इतना ये आनंददायक क्यों है, बच्चों को इसमें मजा क्यों आता है, टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में। कलाएं किसी की कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती है। अब व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कला के रूप में वो स्वाभाविक आता है, क्योंकि अगर बनावटी हो गया तो वो कला नहीं होगा। बनावटी तरीके से जो भी मंच पे आपको नाटक करते हैं, मंच पे कुछ भी काम करते हैं, या फिर हम आपकी क्लास के अंदर जाते हैं तो वहां पे बनावटी ढंग से आप किसी चीज को नहीं कर सकते। वो स्वाभाविक रूप से आपका जो है स्वभाव है वो वहां पे उभर के सामने आ ही जाता है। तो कला में क्या है कि विचारवान व्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती है। इसके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आजादी होती है। यहाँ पे जितने भी शिक्षार्थी हैं उनका अलग एक पहचान होगा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता है। हम बच्चों को उसके अलग अलग, बदमाशी भी एक कला है, जो बदमाश बच्चे होते हैं वो पढ़ने में तेज हो सकते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि बदमाशी करने में उसका दिमाग लग रहा है, तरह तरह का वो नाटक कर सकता है, बातों से कला दिखा सकता है, रोने का, परेशान का, मार से बचने का, तो वो यही एक तरह का कला है उसका बचने का। स्कूल के स्तर पर शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षा बिना इस बात की चिंता के उसका कार्य कैसा होगा, दूसरे के उसके बारे में क्या सोचेंगे, हमेशा शिक्षार्थी को नई चीज के बारे में जानने, अनुभव कराने में मदद करता है। तो जब भी कोई बच्चा आपको क्लास में खड़ा होता है किसी से बोलने के लिए, अगर भावनात्मक तरीके से वो जुड़ा हुआ है, संज्ञानित है, ठीक है, अंदर से उसको प्रेरणा मिले, तो वो ये नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा काम है इस चीज का प्रदर्शन करना तो मैं करूंगा, ठीक है। तो उसमें उसके हौसले को बढ़ावा मिलता है, कला के माध्यम से वो आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित होता है। उसके मन में ये नहीं आता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे या लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मुझे जो काम करना है मुझे वो काम करना है। कला समेकित अधिगम को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? कलाएं किसी की कल्पना, ये अब है कला समेकित अधिगम शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है? कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है। कला में ना कोई सही उत्तर होता है, ना ही कोई गलत उत्तर होता है। कोई बच्चा अगर वो मंच पे आके किसी कविता का पाठ कर रहा है, छोटे बच्चे को कविता याद करा दिया और याद करके उसको बोलने के लिए कहें, तो उसमें गलत और सही का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो इनबिल्ट है, जितना उसने सीखा वो स्वाभाविक रूप से सामने आता है। वो बनावटी नहीं कर सकता है, वो आपको बना के नहीं बता सकता है, वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने उसको सामने प्रकट करता है। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान
अनुभव से प्राप्त होता है। कुछ चीज इनबिल्ट होती है पेरेंट के द्वारा, गोरापन, कालापन, लंबाई, चौड़ाई, आंख, नाक, केस का कलर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, जॉइंट ईयर, फ्री ईयर। लेकिन अनुभव जो है, ज्ञान जो है अनुभव से आता है। एक छोटा बच्चा जो अभी घुटनों के बल चलना सीखा है, वो बार बार उस आग को छूने की कोशिश करेगा जो उधर जल रहा है, उसको चमकते हुए देखेगा तो बार बार छुएगा। कब तक? जब तक उसका हाथ नहीं जल जाए, जब तक उसका हाथ उस आग में नहीं जल जाए। एक बार हाथ जलेगा फिर दोबारा उस आग को छूने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये ज्ञान उसको कहां से मिला? अनुभव से मिला। अगर मैं कहूं किसी को कभी इंजेक्शन नहीं लगा हो और मैं उससे कहूं कि इंजेक्शन लगने में कुछ नहीं होता, हल्का सा चींटी काटने का दर्द होता है, तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। अनुभव कैसा है, इंजेक्शन लगने का अनुभव कैसा है? जब उसको अनुभव कब होगा? जब इंजेक्शन उसको लगेगा। वो जो उस समय महसूस करेगा, आप उसको बातों से व्यक्त करके नहीं बता सकते। इंजेक्शन लगने का दर्द कैसा होता है, या फिर छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते हैं कि हाथ जब आग में जलता है तो कैसा महसूस होता है। वो हाथ जब जलेगा आग में तभी उसको महसूस होगा। जहां शिक्षित से अशिक्षित, विशेष आवश्यकता समूह से सामान्य, लड़कियों से लड़कों की कला के उस अंतर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कला स्वयं की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे कला में ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना कोई शिक्षित है, ना ही अशिक्षित है। कोई जरूरी नहीं कि कला की अभिव्यक्ति जो है, क्योंकि कला की अभिव्यक्ति स्वयं होती है, वो आपके अंदर जो है वो उभर के सामने आता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, वो अपने आप प्रकट होता है। कला जो है अपने आप प्रकट होने वाली वस्तु है। यह वंचितों को कला से जुड़े कार्यों के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। अब वैसे लोग जो वंचित हैं, वैसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं है या फिर वो कुछ नहीं कर पाए हैं, अगर उनमें वो कला है तो कला के माध्यम से वो क्या करते हैं कि अपने आप को लोगों के सामने लाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम यूट्यूब पे देखते हैं सर। छोटे छोटे जगहों से लोग आते हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं है, और उनका कोई वीडियो डाल दिया तो वो उसमें माहिर हो जाते हैं। कच्चा बादाम बीच में बहुत फेमस हुआ था व्यक्ति, रानू मंडल बहुत फेमस हुई थी। स्टेशन पे भीख मांग के गुजारा करने वाली, उसका कला ही उसको आगे तक बढ़ा दिया था। उसको मंच नहीं मिला। दिक्कत ये थी कि उसको कहीं मंच नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि अगर मंच मिलता तो वो भी काफी आगे तक जाती, मंच नहीं मिला। लेकिन वो कला जो था वो स्वाभाविक रूप से उनमें इनबिल्ट था, जिसके कारण वो लोगों के सामने आई। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। प्लस मन की जो भावना है, कला अगर आप में है, आप उस कला को पहचान लिए तो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने। इस तरह से जो लोग ऐसे समुदाय से संबंध रखते हैं जिन्हें सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता है, वे कक्षा के अन्य लोगों के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। और मान लीजिए कक्षा में 40 बच्चों का समूह आता है, बहुत सारे बच्चे अच्छे परिवार से आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे उनको कोई सुविधा नहीं है। ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनमें वो कला है। वो क्या करेगा? वो गाना बहुत अच्छा गाता है, पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, डांस बहुत अच्छा करता है। वो आकर्षण का केंद्र ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके हौसला जो है कला के माध्यम से बढ़ जाएगा। उसके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा कि मेरे माँ बाप जो है, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। अच्छे बच्चे, बाकी बच्चे जो है अच्छा लंच लाते हैं, टिफिन लाते हैं, अच्छी किताबें, नई किताबें उनके पास है, अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। वो कहेगा उनके पास वो सारी चीजें, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास कला है। तो वो उन बच्चों में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि कला एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते हैं, और कला एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते हैं। कला का कोई और छोर नहीं, अथाह समुद्र की तरह है। जो व्यक्ति जितना इसमें डूबेगा उतना ही ज्यादा वो उभर के सामने आता है। कला से जुड़ी गतिविधियां बच्चों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करती है, ताकि धीरे धीरे बाधाएं टूट सके और विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे आपस में संवाद कर सके। और कला के माध्यम से, जैसे पढ़ाते समय अलग अलग बच्चों को लिए 5 बच्चों के लिए नाटक हो रहा है, तो उसमें ये थोड़े ना देखते कि कौन बच्चा किस परिवार से बिलोंग कर रहा है, वो आ कहां से रहा है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं। वो आया, अपने मंच पे कला का प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के माध्यम से वो अपने आप को समाज के सामने लाया। तो अलग अलग स्तर के बच्चों को आपस में जोड़ने का भी काम कला के द्वारा किया जा सकता है।
कला सांकेतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य कला को शिक्षण का माध्यम कैसे बनाया जाए और प्रत्येक बच्चों के सीखने और समग्र विकास पर इनको कैसे समझाया जाए। तो ये शिक्षा क्या है कि माध्यम कला के रूप में कैसे। आज सबसे बड़ी बात है कि पहले था आपको बच्चे जो नॉलेज हासिल करते थे वो था आपको नॉलेज ओरिएंटेड लर्निंग था पहले। आज जॉब ओरिएंटेड लर्निंग हो गया है। बच्चे उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना में उनको जॉब मिल सके, वो जॉब कर सके, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उतना ही में अगर बच्चों को सिखाना हो तो कला के साथ उसको अगर जोड़ दिया जाए तो नॉलेज ओरिएंटेड लर्निंग बच्चों में डेवलप होगा। ये जरूरी है आज के डेट में। नॉलेज ओरिएंटेड लर्निंग इसलिए जरूरी है, अगर पाठ्यक्रम में से कोई पाठ जो है बोर्ड हटा दे, बच्चे कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, कभी तो बोर्ड में भी नहीं करेगा, परीक्षा के दौरान आएगा नहीं तो इसको करके क्या करेंगे। लेकिन अगर उसी को कला के साथ जोड़ के अगर बच्चों को बताएं कि इसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और सीखोगे भी कुछ, तो कला के साथ बच्चे उस चीज को सीखना चाहेंगे। कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य कला को शिक्षण का माध्यम कैसे बनाया जाए और प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इनको कैसे समझाया जाए, ये है पहला उद्देश्य। दूसरा, बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभवों विभिन्न कला रूपों का प्रयोग करना। अब बच्चा का रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, बच्चे में कौन कौन सा गुण है, इस चीज को जानने के लिए हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने और आयु के अनुसार कला अनुभव का आयोजन की योग्यता हासिल करना। अब अलग अलग जो विषय है उसको रोचक बनाने के लिए, रोचकता लाने के लिए और आयु के अनुसार कला अनुभव का आयोजन, क्योंकि हर आयु वर्ग के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। नर्सरी में छोटे 3 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं। हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग कला हो सकती है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि सबको बांधा जा सके, एकीकरण किया जा सके। उनको विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने और आयु के अनुसार कला अनुभव का आयोजन की योग्यता हासिल करना, योग्यता के आधार पर शिक्षण और प्लस बच्चों की योग्यता के आधार पर शिक्षण देना। जैसे अभी मॉडर्न लर्निंग में क्या है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में भेजिए उसको। अगर वो खेल में जाना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं पढ़ाना, वो खेले, वो दिन रात उसी प्रैक्टिस करे। कोई संगीत में जाना चाहता है दिन रात वो रियाज करे संगीत का, पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग करे। तो ये चीज आज जरूरी है कि बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं हम थोप नहीं सकते हैं। आज के डेट में थोपने का मतलब कि उनके विकास को रोकना। वो जिस कला के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर सके ज्यादा अच्छे तरीके से समाज में, उस लाइन में उनको जाने देना चाहिए। कला सांकेतिक शिक्षा के अध्ययन बिंदु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। विषय वस्तु पर नाटक का मंचन, सामाजिक कुरीतियां त्यागने पर। अब सामाजिक कुरीतियां बहुत सारे नाटक मंचन किया जा सकता है। जैसे नाटक मंचन में आपको सांप्रदायिकता पे नाटक बच्चों को क्लास में करवाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप विज्ञान के टीचर हैं तो नहीं करवा सकते, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो नहीं कर सकते, आप मैथ पढ़ाते हैं तो नहीं कर सकते हैं। 365 दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर 365 दिन में 4 दिन अगर निकाल देते हैं सब चीजों के लिए तो कोई हानि नहीं होगा, कोर्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बच्चे इसमें जरूरी ये है कि टीचर के साथ साथ मैनेजमेंट भी सहयोग करे। ये जरूरी है कि वो आपको अलाउ करे कि हाँ एक दिन जो है आप बच्चों के साथ नाटक कर सकते हैं, बच्चों के कला को उभार के सामने ला सकते हैं, जरूरी है। सामूहिक रूप से पोस्टर तैयार करके जल संरक्षण। अब बहुत सारे जो है पोस्टर आप कर सकते हैं जल संरक्षण पे पोस्टर, या फिर मॉडल बनाने के लिए दे सकते हैं। जल आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मॉडल हुआ, फिर आपको पेरिस्कोप हो गया, पिन होल कैमरा हो गया, ये साइंस के लिए हो गया। जो एसएसटी पढ़ाते हैं वो भारत का नक्शा बना के अलग अलग स्टेट को अंकित करके लाए बच्चे, वर्ल्ड का नक्शा बनाना सीखें, उसको अलग अलग कंट्री या कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करके लाएं। कहाँ पे पहाड़ के लिए कौन सा रंग यूज होता है, पठार के लिए कौन सा रंग यूज होता है, घास के मैदान के लिए कौन सा रंग यूज करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री है तो कौन सा चिन्ह वहां पे देंगे। सारी चिन्हों को आप क्लास में बता के लिखवा के याद नहीं करवा सकते, लेकिन जब वो खुद करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, उन सारी चीजों को खुद करेंगे तो उनके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। विज्ञान वस्तु विषय वस्तु के प्रयोग द्वारा किया जाना, जितने भी विज्ञान वस्तु है
उनको प्रयोग के द्वारा अगर आप बताते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जैसे अभी विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप प्रयोग के द्वारा दिखाना है, तो बच्चों को अगर क्लास में पढ़ा दिए सेल के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में और उनको ले जाके माइक्रोस्कोप पे दिखा दिए तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि हाँ इस तरीके का सेल होता है, इस तरीके से उसका जो है इसके सारे सेल ऑलरेडी अंदर के ऐसे ऐसे होते हैं। तो कला के साथ जो ये भी एक प्रकार की कला है। विषय वस्तु पर नाटक, मंचन, साहित्य कृतियां त्यागने पे भाषा कौशल विकास हेतु भाषण, निबंध, लेखन आदि का आयोजन। अब भाषा कौशल विकास के लिए बच्चों में भाषा कौशल तो निबंध हुआ, निबंध लिखवा सकते हैं उसमें बच्चों से। फिर आपको जो है लेखन आदि का आयोजन किसी टॉपिक पे बिना बताए अचानक से टॉपिक कोई दे दिए कि इस पे एक पेज जो है लिख के लाना है या अभी बैठ के सामने लिखना है, तो बच्चों में भाषा कौशल जो है भी लेखन भी एक कला है। तो बहुत सारे बच्चे लेखन कला में बहुत आगे होते हैं, तो बच्चों में किस बच्चे में कितना लेखन कला ये समझ में आएगा, ये जानने में आसानी होगी कि उसके लेखन कला को उभारना। विषय विज्ञान विषय वस्तु को प्रयोगता स्पष्ट किया जाना, तर्क वितर्क क्षमता संवर्धन हेतु अंतराक्षी, किसी सामाजिक मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन। अब अंतराक्षी हो गया जो करेंट अफेयर में जो अभी टॉपिक चल रहा है कोविड-19, बच्चों के साथ बैठ के इस पे डिबेट कराया जा सकता है कि इसके क्या परिणाम है, कोविड-19 के से बचने के लिए क्या क्या सुरक्षात्मक काम किए जाने चाहिए, इसको रोका कैसे जा सकता है, हमको कितना प्रिकॉशन लेना है, इसके लिए कौन सा वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। बच्चों में तर्क वितर्क करने की क्षमता के साथ साथ उनके ज्ञान में भी इजाफा होगा। वैसे बच्चे जो इस विषय में नहीं जानते हैं वो भी सुन के उस चीज को याद करेंगे। कला में ये भी आता है। शुद्ध उच्चारण के लिए ऑडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना। अब बहुत सारे बच्चे उनको उनके कहे हुए शब्दों को सुनाना, ये भी कला है। रिकॉर्ड करके उनको फिर से सुनाएं कि तुम जब बोल रहे थे तो तुम्हारे बोलने में फ्लो कहाँ पे क्या जाना चाहिए, कहाँ पे स्ट्रेस पड़ना चाहिए बोलने में और कहाँ पे धीरे बोलना है। ये बच्चों के बोलने की कला को उभारने में मदद करता है। संवेदी भावनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रकला और मूर्तिकला। और चित्रकला और मूर्तिकला में संवेदना उभर के सामने आती है। कोई व्यक्ति अगर चित्र बनाता है किसी का, तो चित्र देख के बना लेना या फिर कल्पना करके चित्र बनाता, अपनी भावना को उसमें उकेरता है। जैसे सेरियो ने किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले पार्ट पे, उसने कल्पना की थी, अपनी भावनाओं को उकेर के नेशन के रूप में रखा था। तो वहां पे भावनात्मक चीजों को उभारने में मदद करता। हाँ सर, जो भी मूर्ति होती है या चित्र बनाया जाता है उसका सिर्फ चित्र का ही अध्ययन है, उसका चरित्र का वर्णन करना चाहिए। बिल्कुल, चित्र में दर्शाता है, बिल्कुल चरित्र क्या बताता है। बिल्कुल। जैसे कमल वाला जो है, कमल पे वो जो कमल में बैठे हुए हैं, कीचड़ में रह के भी कमल ऊपर उठा हुआ है। हाँ सीख लेंगे उस कार्य को, कैरेक्टर। हाँ, जनरली वो सर जो चीज आप बता रहे हैं ना, वो मॉडल देख के और फिर मॉडल पे लिखने की लेखन कला को बढ़ाओ और भावनात्मक कला को बढ़ाया जा सकता है उससे। बिल्कुल, जैसे आप कोई चित्र कोई दे दी, इस पर चित्र बना के लाना है और इसके बारे में 20 लाइन लिख के लाना है, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने अपने भावना से उस चीज को उकेरेगा, जिसके अंदर जो भावना रहेगी जिस चीज को, क्योंकि एक ही चीज की पेंटिंग बनाने के लिए अगर 10 बच्चों को दे दी जाए तो 10 का पेंटिंग एक ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपने अपने हिसाब से सरस्वती जी का ही बनाने के लिए दिया तो कोई कमल पे बैठाएगा, कोई हंस पे बैठाएगा, कोई वीणा लेके बैठाएगा। अब वहां पे उसकी क्या भावना उसको लिखवा के जाना जा सकता है कि उसकी भावना क्या रही थी वहां पे, ठीक है ना सर। बिल्कुल, वो क्या कहना चाहता है। संवेदी भावना को प्रकट करने के लिए चित्रकला और मूर्तिकला ये हम करवा सकते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन और कला सांकेतिक शिक्षा क्या है, पर्यावरण अध्ययन में हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं सांकेतिक शिक्षा कला को। हमारे चारों ओर का वातावरण हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करने का काम वहां के वातावरण करते हैं। एक व्यक्ति अच्छे वातावरण में है तो उसका जो है अच्छे वातावरण की तरह उसका माइंडसेट होगा। आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत शोरगुल होता है तो आप में चिड़चिड़ापन आएगा नहीं आएगा। वैसा बच्चा जो यहाँ पे ठीक से रहता है, वातावरण अच्छा है, घर पे जाता है तो घर पे गाली गलौज सुन रहा है तो उसका जो है माइंडसेट वैसा ही होगा। तो कला शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब कला शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को समझना और फिर उसको अभिव्यक्त करना, दोनों काम हम कर सकते हैं इसमें।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख चित्र पर्यावरण से मिलती है, उतनी ही सीख एक कलाकार अपनी रचना में पर्यावरण को कलात्मक ढंग से जोड़ते हुए दे सकता है। तो पर्यावरण में अगर आपको पॉल्यूशन को दर्शाना है तो चित्र के द्वारा पॉल्यूशन को दर्शाया जा सकता है। एक कलाकार जो है लोगों को प्रेरित कर सकता है कि हाँ, पॉल्यूशन होने से ये घाटे हो सकते हैं, मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें देखा जा सकता है। भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन में आप भूगोल का विषय हो चाहे पर्यावरण हो, सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के बारे में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, शिक्षण में क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का उदय एवं विकास की जानकारी। अब कोई भी हस्तकला है तो हस्तकला में छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री में वो होते हैं, तो आसपास के क्षेत्र में उस मान लीजिए कि बीड़ी बनाने का कारखाना है तो तेंदू का पत्ता उसमें यूज होता है, तंबाकू यूज होता है, धागे का प्रयोग करना है तो कहां से आया वो, या फिर आपको कोई टोकरी वगैरह बनाने का जो है हस्तकला है, टोकरी बनाने का काम होता है, वहां पे सूप बनाने का काम होता है, तो बांस कहां से आया, बांस किस प्रजाति का पौधा है, ग्रास प्रजाति का पौधा बच्चे जानेंगे, उसको कैसे किया गया, उसको बिना कैसे किया, इन सारी चीजों से बच्चे जो है सीखते हैं। हस्तशिल्प से संबंधित शिल्पकारों के कार्य और उनके जीवन यापन की समझ विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को स्थानीय शिल्प एवं उनके द्वारा निर्मित एवं वस्तुओं से स्कूल में संग्रहालय विकसित करना। अब जितने भी हस्तशिल्प से संबंधित चीजें हैं उससे संबंधित रॉ मटेरियल को भी स्कूल में संग्रह करके बच्चों को दिखाना कि हाँ, इस वस्तु के बनाने में किस चीज का प्रयोग हुआ था, या फिर बच्चों को ले जाके वहां पे दिखाना, ये भी पर्यावरण अध्ययन और कला सांस्कृतिक शिक्षा में आता है। सभी बच्चों के द्वारा पतंग बनाना। अब कला में ये भी होता है कि पतंग बनाने के लिए देते हैं, बच्चे जो है पतंग बनाना सीखें, पतंग बनाना, पतंग उड़ते हुए वो लोग देखते हैं, पतंग बनाए, हवाई जहाज बनाना, कागज से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो उनमें पतंग बनाने की कला अगर उनको हम बता रहे हैं, उनको बच्चों को देती है पतंग बना के लाना, या फिर सामने पतंग बनवा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, पतंग का कागज कैसा होगा, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, बांस का खपची जो काटेंगे तो कहां कहां लगेगा, उसको किस गोंद बनाएंगे, लेई से जोड़ेंगे, उस सारी चीजों को बच्चे जब अपने हाथ से करते हैं तो उस कला का विकास उनमें होगा। पतंगों को विभिन्न रंगों से सजाना अथवा कॉलेज का रूप देना। अब पतंग को विभिन्न रंग से सजाने का काम दे सकते हैं तो उनके रंग की समझ जो है वो भर के सामने आएगी। प्लस उन पतंगों से कॉलेज का निर्माण करना। बहुत सारे लोग जो है गार्बेज से बहुत सारे कलाकृतियां बनाए, हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह में कि जो आपको कैंपा कोला का जो ऊपर का ढक्कन होता है, ठीक है, जितने भी टीन की वस्तुएं होती हैं, पेन जो हम लोग फेंक देते हैं, रिफिल जो हम लोग फेंक देते हैं, उसे नई नई चीजें बना के इसे हस्तशिल्प से एक नए नए तरीके बनाए जाते हैं। पतंग बन जाने के बाद पतंग की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण का माप ले तो नापने का कला उनका विकसित होगा। पतंग बन गया, रंग की पहचान होगी, उनको रंग किस रंग के साथ कौन सा रंग अच्छा लगे ये पहचान जब हो गई बच्चों में, तो अब उसका विकर्ण कितना है, चौड़ाई लंबाई कितनी, उसको नापेंगे, उस हिसाब से बांस को काटेंगे, खपची बनाएंगे, फिर उसको साटने का काम करेंगे। दूसरी बनाएगी पतंग की परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण आदि की तुलना करें, और फिर जो लंबाई चौड़ाई विकर्ण निकाला उसे बच्चों को मैथ की तरफ जोड़ा जा सकता है कि अगर मैथ का कक्षा चल रहा तो पतंग बनाया, उसका विकर्ण निकालो, लंबाई चौड़ाई निकालो नाप के, और फिर उसका परिमिति ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये काम आप बच्चों को मजा भी आएगा और आनंद में खेल में वो विकर्ण निकालना, परिमिति निकालना, क्षेत्रफल निकालना सीख लेंगे। ज्यामितीय आकारों से मिलती जुलती प्राकृतिक और अप्राकृतिक वस्तु की पहचान कर उनकी सूची बनाई, जैसे त्रिभुज, क्रिसमस ट्री, वृत्त, सूर्य, आकार, मेज, पुस्तक आदि जो है बच्चों को दिखा के उनको बताया जा सकता है। तो ये थी कला सांकेतिक शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेशन इन स्कूल। इन सारे बातों का निचोड़ यह है कि पढ़ाई को, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम टीचरों को उसको कला के साथ जोड़ना आवश्यक है। गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प के माध्यम से उन बच्चों से वो काम करवा के
बच्चों के अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं उसको उभार के सामने लाइए। धन्यवाद।